नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 2.3। इसमें हम अपभ्रंश का स्वरूप और विकास इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य और उसके इतिहास के क्रम में अपभ्रंश साहित्य की चर्चा जो है वो आवश्यक होती है। आइए देखें कि अपभ्रंश का स्वरूप क्या है और वह हिंदी साहित्य से किस हद तक जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बताया गया कि जब भी हम हिंदी भाषा और इसके पुराने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें अपभ्रंश भाषा के बारे में बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें हम जानेंगे कि ये जो अपभ्रंश भाषा है ये दिखती कैसे थी, इसका स्वरूप कैसा था और ये हमारी जो आज की हिंदी है उससे किस तरीके से अपभ्रंश भाषा जो है वो जुड़ी हुई है। अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो है माना जाता है। तो यहाँ पर हमें अपभ्रंश का समय बताया वो क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अपभ्रंश का अर्थ है भ्रष्ट, विकृत अथवा अशुद्ध। तो यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का मतलब बताया है, इसका मतलब होता है बिगड़ा हुआ, बदला हुआ या फिर अशुद्ध रूप। इस नाम का प्रयोग पहल उस शब्द के लिए होता था जो भाषा के सामान्य मानदंड से जो है वो गिरा होता था। यानी कि पुराने समय में ये जो अपभ्रंश नाम है इसका इस्तेमाल सबसे पहले उन शब्दों के लिए किया जाता था जो भाषा के तय नियमों के हिसाब से जो है सही नहीं माने जाते थे। यानी कि जो आम बोलचाल में जो है थोड़े बदल गए या फिर जो गिर जाने का काम करते थे, उनके लिए जो है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। आरंभ में संस्कृत के विकृत शब्द रूप के लिए भर्तृहरि, पतंजलि आदि व्याकरणों ने अपभ्रंश का जो है प्रयोग किया। तो शुरुआत में क्या हुआ, जब संस्कृत के कुछ शब्द जो हैं वो लोगों के बोलने की वजह से बिगड़ गए तो भर्तृहरि और पतंजलि जैसे जो बड़े व्याकरण के जानकार हुए, उन्होंने क्या किया, उन बदले हुए शब्दों को ही अपभ्रंश नाम का इस्तेमाल उन शब्दों के लिए इन्होंने किया। धीरे धीरे इस नाम का अर्थ विस्तार हुआ और यह भाषा विशेष के लिए जो है प्रयुक्त होने लगा। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला उसके साथ ही ये जो नाम था अपभ्रंश, इसका दायरा बढ़ता गया और आगे चलकर ये सिर्फ कुछ शब्दों के लिए नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी भाषा के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी ईसा के जो है आसपास मिलता है। तो मतलब अगर हम एक भाषा के रूप में अपभ्रंश नाम का इस्तेमाल देखें तो हम देखते हैं कि जो 6ठी शताब्दी के आसपास की रचना या लेख हुए उसमें हमें अपभ्रंश नाम का प्रयोग एक भाषा के रूप में जो है वो दिखाई देने लगता है। भारतीय आर्य भाषा के विकास में अपभ्रंश प्राकृत के बाद की अवस्था है। इस भाषा में 18वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच के साहित्य का जो है सृजन हुआ है। तो जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन भाषाओं के आगे बढ़ने के सफ़र में हम देखते हैं कि प्राकृत भाषा के बाद जो अगला रूप आया भाषा का उसी को जो है अपभ्रंश कहा जाता है। और इस अपभ्रंश भाषा में जो है 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच की जो रचनाएं हैं वो देखने को हमें मिलती है। अपभ्रंश भाषा को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषा के विकास को जो है जानना जरूरी है। प्रत्येक युग में एक साहित्य भाषा होती है। प्रत्येक युग में एक साहित्यिक भाषा होती है। इसके समानांतर अनेक जनभाषाएं बोली के रूप में जो है वो जीवित रहती है। तो अगर हमें अपभ्रंश भाषा को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं ये समय के साथ कैसे आगे बढ़ी और कैसे बदली। तो यहाँ पे ये देखो कि हर समय या फिर हर दौर में क्या होता है, एक भाषा ऐसी होती है जिसमें कि साहित्य लिखे जाते हैं और उसे ही हम जो है वो साहित्यिक भाषा कहते हैं। लेकिन बिल्कुल उसी के साथ साथ आम लोगों के बातचीत करने की भी जो है कई सारी बोलियां और भाषाएं होती हैं जो लोगों के बीच हमें दिखाई देती है या सुनने को मिलती है। वेदों की भाषा छंदस ने तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप लिया। इसी प्रकार पाली, प्राकृत और अपभ्रंश अवस्था का जो है
वो जन्म हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे पुराने समय में वेदों की जो भाषा थी जिसे कि छंदस कहा जाता था, उसने क्या किया, उस समय की जो आम लोगों की देशी बोली होती थी इससे ताकत ली और धीरे धीरे बदलकर उसने क्या किया, संस्कृत भाषा का रूप ले लिया। बिल्कुल इसी तरह से समय के साथ साथ बदलते बदलते क्या हुआ, आगे चलकर ये जो पाली, प्राकृत और फिर हमारी अपभ्रंश भाषा है, इनका भी जन्म हमें इसी तरह से देखने को मिलता है। छंदस से संस्कृत तक का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो है वो माना जाता है और इन्हें प्राचीन आर्य भाषा कहा जाता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है मानी जाती है। अब क्या हुआ, अगर हम इनके समय को देखें तो ये जो छंदस से लेकर संस्कृत तक का जो पूरा समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है और इन भाषाओं को जो है हम प्राचीन आर्य भाषा यानी कि सबसे पुरानी आर्य भाषा कहते हैं। इसके बाद जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं आई, इन्हें हम मध्यकालीन आर्य भाषाएं यानी कि बीच के समय की आर्य भाषा कहते हैं और इनका समय देखें तो वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो है माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जैसे कि सिंधी, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी आदि 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक जो है मानी गई है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा इस पाठ्यक्रम के जो है खंड 7 में की जाएगी। अब क्या हुआ, इसके बाद जो हमारी आज की आधुनिक आर्य भाषाएं हैं जैसे कि सिंधी, गुजराती, अवधी, ब्रज और जो पंजाबी है, इन सबके समय को देखें तो वो 1000 ईस्वी से शुरू होकर जो ये आज समय चल रहा है इस समय तक मानी जाती है। बाकी इनके बारे में जो हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इस बुक के जो है यूनिट नंबर 7 में हमें देखने को मिलेंगी। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम कड़ी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है। हिंदी भी उनमें से एक है, इसीलिए हिंदी साहित्य को समझने के लिए अपभ्रंश साहित्य को समझना जो है वो ज़रूरी है। तो ये जो अपभ्रंश भाषा है ये बीच के समय की यानी कि जो मध्यकालीन आर्य भाषा हुई, बिल्कुल इसके आखिरी समय में हमें देखने को मिलती है और यही जो है हमारी आज की नई भाषाएं जो हैं उनकी जननी यानी कि माँ मानी जाती है, क्योंकि इसी से आज की जो भाषाएं हैं वो पैदा हुई थी। हमारी ये जो प्यारी हिंदी भाषा है वो भी इन्हीं में से एक है जो कि अपभ्रंश से निकल कर बनी है। बस इसीलिए अगर हमें हिंदी साहित्य को अच्छे से समझना है तो हमारे लिए अपभ्रंश साहित्य को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वस्तुतः आदि काल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का जो है वो काम कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डॉक्टर नगेंद्र थे इनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका इन्होंने संपादन किया था। इसमें इन्होंने कहा कि पुराने समय में यानी कि आदिकाल में जब हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था, ठीक उसी समय उसके साथ साथ जो है संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में भी रचनाएं लिखी जा रही थी। अब जो संस्कृत भाषा का साहित्य था उसका आम जनता और हिंदी लिखने वाले कवियों पर सीधा सीधा कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो अपभ्रंश भाषा का साहित्य था क्योंकि वो हमारी हिंदी से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए उसने क्या किया, हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत ही मजबूत बैकग्राउंड या कहें कि उसे पीछे से लगातार साथ देने वाले एक आधार का जो है अपभ्रंश भाषा ने काम किया। वस्तुतः अपभ्रंश का साहित्य विविध प्रकार का है। आज उपलब्ध अपभ्रंश साहित्य का बहुत बड़ा भाग जैन कवियों द्वारा रचित धार्मिक साहित्य के रूप में जो है वो हमें मिलता है। जैन कवियों ने पौराणिक कथा, प्रबंध, रहस्य और नीति परक कृतियों की जो है रचना की। तो यहाँ बताया गया कि अपभ्रंश भाषा में जो भी साहित्य लिखा गया था वो अलग अलग और कई तरीके का जो है हमें देखने को मिलता है। आज हमें जो अपभ्रंश साहित्य मिलता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जैन कवियों द्वारा लिखा गया है, जो धर्म से जुड़ी बातों पर आधारित होता है। और इन जैन कवियों ने क्या किया, पुराणों जैसी कहानियों वाली बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी जो कि रहस्य से भरी बातों में लिखी गई, और साथ ही ऐसी रचनाएं की जो हमें नीति यानी कि सही और अच्छी बातें सिखाने का जो है काम करती हैं।
जैन अपभ्रंश साहित्य की भांति ही बौद्ध की अपभ्रंश रचनाएं भी जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। इन जैन बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त अपभ्रंश साहित्य की एक अन्य धारा लौकिक साहित्य की धारा भी जो है उपलब्ध होती है, जिसमें श्रृंगार प्रधान प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं जो हैं वो शामिल हैं। केवल समझ के लिए अपभ्रंश साहित्य को निम्नलिखित प्रमुख धाराओं में जो है विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ बताया कि जैसे जैन कवियों ने क्या किया, अपभ्रंश में लिखा था, बिल्कुल इसी तरह बौद्ध धर्म के लोग जो थे उन्होंने भी अपभ्रंश में अपनी रचनाएं लिखी, और ये भी पूरी तरह से धर्म के विचारों को ध्यान में रखकर जो है वो रचनाएं करते थे। इन जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अलावा अपभ्रंश साहित्य में एक और बिल्कुल अलग तरह का रूप देखने को मिलता है, जिसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं। लौकिक साहित्य का मतलब होता है वो बातें जो दुनिया और समाज से जुड़ी हो। तो इस साहित्य में हमें प्रेम और सुंदरता यानी कि श्रृंगार से भरी हुई लंबी कहानियों वाली रचनाएं और छोटे छोटे स्वतंत्र दोहे या पद, इन दोनों तरह की ही जो है रचनाएं देखने को मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इस पूरे अपभ्रंश साहित्य को आसानी से समझने के लिए जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हमें समझाया गया है। अब हम उन्हें देखते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट बताया गया पुराण साहित्य का। अपभ्रंश में प्रमुख रूप से जैनियों द्वारा पौराणिक कथाओं को लेकर साहित्य रचना की गई। इसमें पुष्यदंत का महापुराण और शालिभद्र सूरी का बाहुबली रास प्रमुख है। इस धारा के प्राचीन और श्रेष्ठ कवि स्वयंभू हैं। इन्होंने राम को लेकर पौंचर्यु, जिसे पद्म चरित्र भी कहते हैं, तथा कृष्ण को लेकर रिठेमीचर्यु या फिर आरष्टी नेमी चरित भी से कहते हैं, इसकी रचना की। तो यहाँ पर जो इन्होंने सबसे पहला भाग बताया अपभ्रंश साहित्य का, उसमें ये हमें पुराण साहित्य के बारे में बता रहे हैं कि अपभ्रंश भाषा के मुख्य रूप से जैन धर्म के मानने वाले कवियों ने क्या किया, पुरानी और जानी मानी कहानियों को लेकर रचनाएं लिखी। इसमें पुष्यदंत नाम के कवि हुए, इन कवि का महापुराण, और शालिभद्र सूरी नाम के कवि हुए, इनका बाहुबली रास, ये जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। इस तरह की कविताएं लिखने वाले जो सबसे पुराने और सबसे बढ़िया कवि हुए, उनका नाम था स्वयंभू। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राम जी की कहानी पर पौंचर्यु नाम की एक रचना लिखी, जिसे पद्म चरित्र भी कहते हैं, और भगवान कृष्ण की कहानी को लिखकर उन्होंने रिठेमीचर्यु नाम की जो है रचना लिखने का काम किया। अब इसका दूसरा भाग है चरित काव्य। चरित्र काव्य या चरित काव्य लोकप्रिय व्यक्तियों के जीवन चरित हैं। इसमें साहित्य धारा के अंतर्गत कवि पुष्यदंत के णय कुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु के आदि प्रसिद्ध ग्रंथ जो है आते हैं। अब चरित काव्य का मतलब होता है ऐसी रचनाएं जिसमें उस समय के मशहूर या कहें लोगों के पसंदीदा व्यक्तियों के जीवन की जो है पूरी कहानी लिखी होती है। और इस तरह की रचनाओं में हमें कवि पुष्यदंत की दो प्रसिद्ध रचनाएं देखने को मिलती है। पहली तो है णय कुमारचर्यु, जिसे नागकुमार चरित भी कहते हैं, और दूसरा है जसहरचर्यु, जिसे हम जसहर चरित भी जो है कहते हैं। तीसरा है कथा काव्य। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित काव्यों के अतिरिक्त अपभ्रंश में कुछ ऐसे चरित काव्य भी लिखे गए जिनका मुख्य पात्र या तो कवि की कल्पना से उत्पन्न होता था या उसे लोक कथाओं से जो है लिया गया होता था। कथा काव्य के अंतर्गत धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा या भविष्य दंत कथा का नाम जो है वो उल्लेखनीय है। तो ये जो तीसरा भाग है कथा काव्य, इसमें मशहूर लोगों के जीवन पर लिखने के अलावा क्या होता था, अपभ्रंश में कुछ ऐसी कहानी वाली रचनाएं भी लिखी गई जिसका मुख्य जो हीरो होता था वो या तो कवि के अपने मन से सोचकर बनाया हुआ होता था या फिर किसी पुरानी लोक कहानियों से उसे लिया जाता था। इसके एग्जाम्पल में हम धनपाल कवि की रचना देख सकते हैं भविष्यत कहा, जो कथा काव्य का एक उदाहरण है, और इसे ही भविष्य दंत कथा के नाम से भी जो है जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट में है जैन कवियों का नीति परक साहित्य। जैन कवियों ने दोहों के माध्यम से मुक्तक काव्य की भी रचना की। इसमें जीवन के आदर्शों का वर्णन है। इसमें रहस्यवादी साधना का स्वर भी जो है वो सुनाई देता है। जो इंदु का परमात्म प्रकाश तथा राम सिंह का पाहुर दोहा अपभ्रंश नीति परक साहित्य की जो है प्रमुख कृतियां हैं। तो चौथे भाग में क्या बताया गया कि जैन कवियों ने क्या किया, इन्होंने छोटे छोटे दोहों के रूप में रचनाएं लिखी जो हमें जीवन जीने का सही तरीका और अच्छी बातें सिखाती हैं।
इसमें जीवन के अच्छे आदर्शों के बारे में बताया गया है और साथ में भगवान की भक्ति से जुड़ी गहरी बातें भी जो है इसमें कही गई है। फिर इसके एग्जाम्पल में इन्होंने बताया जोइंदू की रचना परमात्म प्रकाश और राम सिंह की रचना पाहुर दोहा, ये जैन कवियों के नीतिपरक साहित्य का जो है उदाहरण है। 5th पॉइंट है बौद्ध सिद्ध काव्य। बौद्ध सिद्ध कवियों ने रहस्य साधना संबंधी अपनी काव्य रचना जो है अपभ्रंश में ही की। ये सिद्ध कवि जैन कवियों के समानांतर पूर्वी प्रदेशों में साहित्यिक अपभ्रंश में काव्य रचना कर रहे थे। इस धारा के अंतर्गत सरहपा और कन्हपा के दोहा कोश उल्लेखनीय है। जैन कवियों के समान ही इन सिद्ध कवियों ने अंतः साधना पर जो है बल दिया। अब ये जो 5वां भाग है इसमें क्या किया गया, बौद्ध धर्म के जो सिद्ध कवि हुए इन्होंने अपनी रहस्यमय साधना और ईश्वर को पाने से जुड़ी रचनाएं जो है अपभ्रंश में लिखी थी। जिस समय जैन कवि अपनी रचना कर रहे थे ठीक उसी समय ये सिद्ध कवि क्या कर रहे थे, हमारे देश के पूर्वी इलाकों में रहकर अपनी रचनाएं कर रहे थे। और इसमें जो है सरहपा और कन्हपा ये 2 प्रसिद्ध कवि हुए। इनकी दोहा कोश नाम की जो रचना है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैन कवियों की ही तरह इन बौद्ध सिद्ध कवियों ने भी क्या किया, मन की सफाई और अंदर की भक्ति पर जो है सबसे ज़्यादा जोर देने का काम किया। फिर आगे है आदिकालीन रचनाएं। हम जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं उसकी कई रचनाएं अपभ्रंश में हैं। रासो साहित्य के अंतर्गत अब्दुल रहमान की कृति संदेश राशक अपभ्रंश में ही रचित है। तो आदिकालीन रचनाओं के एग्जाम्पल में मैंने बताया अब्दुल रहमान एक कवि हुए, इनकी रचना है संदेश राशक। यह एक संदेश काव्य है जिसमें सर्वाधिक रासक छंद का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो यहाँ बताया गया कि जिसे हम आदिकाल कह रहे हैं इसकी जो बहुत सारी रचनाएं वो भी हमें अपभ्रंश में देखने को मिली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। फिर ये जो पूरी रचना है संदेश राशक, ये एक संदेश भेजने वाला इसमें काव्य है, यानी कि इसमें जो है एक मैसेज भेजा जा रहा है और ये पूरी रचना में सबसे ज़्यादा रासक नाम के छंद का जो है इस्तेमाल किया गया है। एक टॉपिक होता है छंद, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझो कि रासक जो एक प्रकार का छंद है। तो संदेश राशक में रासक छंद का जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। संस्कृत के आचार्यों और अपभ्रंश कवियों ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और पुष्यदंत ने अपनी भाषा को ग्रामीण भाषा तथा देशी भाषा जो है कहा है। वस्तुतः प्रत्येक युग में एक साहित्यिक भाषा होती है और अनेक जो है वो लोक भाषाएं होती हैं। तो यहाँ बताया गया कि संस्कृत के जो बड़े बड़े विद्वान हुए और अपभ्रंश के जो कवि हुए इन्होंने अपभ्रंश भाषा को देश भाषा यानी कि अपने देश की आम भाषा जो है कहा था। यहाँ तक कि अपभ्रंश के जो सबसे महान कवि हुए जैसे कि स्वयंभू और पुष्यदंत, इन्होंने तो अपनी इस भाषा को ग्रामीण भाषा यानी कि गांवों में बोलने जाने वाली भाषा या फिर देशी भाषा भी कहा है। और सच ये है कि हर समय में या फिर हर दौर में एक ऐसी भाषा होती है जिसमें बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी जाती है और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भाषाएं भी होती है जो आम लोग जो है आपस में बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं लोक भाषाओं से साहित्यिक भाषा जीवन का रस प्राप्त करती है और इस प्रकार यह जीवंत बनी रहती है। जब साहित्य भाषा जनता से दूर हटती है और केवल पंडितों की भाषा रह जाती है तब यह भाषा मृत हो जाती है और उसका स्थान कोई जो है लोक भाषा ले लेती है। कालांतर में यही लोक भाषा साहित्यिक भाषा बन जाती है और भाषा के विकास का यह क्रम लगातार जो है वो चलता रहता है। यहाँ बताया गया कि ये जो किताबों वाली भारी भरकम भाषा होती है ये अपनी ताकत और नयापन इन्हीं आम लोगों की जो बोलचाल वाली भाषा होती है उससे लेती है और इसी वजह से वो जिंदा भी बनी रहती है। लेकिन ये जब किताबों यानी कि साहित्य की भाषा आम जनता से बहुत दूर हो जाती है और सिर्फ पढ़े लिखे लोग या विद्वानों या पंडितों की भाषा बनकर रह जाती है तब आम लोग जो है इसे बोलना बंद कर देते हैं और ये भाषा जो है एक तरह से खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, उसकी जगह कोई दूसरी आम बोलचाल की भाषा ले लेती है और आगे चलकर समय के साथ फिर वो जो आम बोलचाल की भाषा होती है वो दोबारा से साहित्य की भाषा बन जाती है। और भाषा के बदलने और आगे बढ़ने का ये जो चक्र है ये हमेशा ही चलता रहता है। वैदिक काल में छंदस साहित्यिक भाषा थी और संस्कृत लोक भाषा। बाद में छंदस ने लोक भाषा से शक्ति अर्जित की और संस्कृत के रूप में जो है नई साहित्यिक भाषा सामने आई।
जब संस्कृत साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी, उस समय प्राकृतिक लोक भाषा के रूप में इसके समानांतर जो है वो चल रही थी। अब यहाँ पर हमें ये जो भाषा का चक्र चलता है इसका उदाहरण दे रखा है। जैसे बहुत पुराने समय में यानी कि जो वैदिक काल था, इसमें छंदस नाम की भाषा में जो है रचनाएं होती थी और संस्कृत जो थी वो उस समय आम बोलचाल की भाषा थी। फिर बाद में क्या हुआ कि छंदस भाषा ने आम लोगों की बोली से ताकत प्राप्त की और संस्कृत जो है वो आगे चलकर साहित्य की भाषा बन गई। फिर जब संस्कृत का हर जगह बहुत नाम हो गया और वो किताबों की मुख्य भाषा बन गई, ठीक उसी समय क्या हुआ, उसके साथ साथ प्राकृत नाम की जो भाषा है वो आम लोगों की भाषा बनकर चलने लगी। जब संस्कृत पंडितों की भाषा रह गई और जनता से उसका संपर्क टूट गया, तब प्राकृत ने धीरे धीरे साहित्यिक भाषा का जो है रूप ले लिया। इसी प्रकार जब प्राकृत रूढ़ और बद्ध हो गई, तब अपभ्रंश भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में आई। आगे चलकर अपभ्रंश का युग भी जो है समाप्त हुआ और आधुनिक भारतीय भाषाओं में साहित्य की रचना जो है वो की जाने लगी। अब क्या हुआ कि फिर बाद में संस्कृत जब विद्वानों द्वारा बोली जाने लगी, उनकी भाषा बन गई, तो आम जनता से उसका नाता टूट गया। फिर जो प्राकृत भाषा थी वो धीरे धीरे बोलचाल की भाषा तो बनी थी, धीरे धीरे क्या हुआ, वो साहित्य की भाषा बनने लग गई। और बिल्कुल इसी तरह जब प्राकृत भी आम लोगों से खत्म हो गई और वो साहित्य की भाषा बनने लगी, तो आम लोगों के बीच जो है अपभ्रंश भाषा जो है वो प्रचलित होने लगी। आगे चलकर अपभ्रंश भाषा फिर साहित्य में आने लगी। तो इस तरह जो है एक क्रम हमें भाषाओं का चलता हुआ दिखाई देता है। पर अपभ्रंश को देश भाषा कहा जाए या नहीं, इस पर विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान जैसे पिशेल, ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी आदि अपभ्रंश को देश भाषा मानते हैं, जबकि याकोबी, कीथ, ज्यूल, ब्लॉक आदि विद्वान अपभ्रंश को देश भाषा नहीं मानते। वह इतना आवश्यक स्वीकारते हैं कि अपभ्रंश में देश भाषा के अनिवार्य तत्व जो है वो मौजूद है। अब क्या हुआ कि अपभ्रंश को देश भाषा माना जाए या नहीं माना जाए, इस बात को लेकर हमें विद्वानों में भेद दिखाई देता है। कुछ विद्वान जो है इसे अपभ्रंश भाषा मानते हैं, देश भाषा मानते हैं, और कुछ विद्वान देश भाषा नहीं मानते। पर हाँ, ये जो विद्वान थे ये सभी इतना ज़रूर मानते थे कि अपभ्रंश के अंदर देश भाषा वाले सारे ज़रूरी गुण जो है वो मौजूद ज़रूर हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक प्राकृत का देश भाषाओं के साथ संपर्क हुआ और इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा की अपभ्रंश अवस्था की जो है शुरुआत हुई। इस सिलसिले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत जो है वो दृष्टव्य है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव जो है वो समझना चाहिए। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए जो है रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल की थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का जो है व्यवहार होने लगा। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर हम इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष देखें तो ये कह सकते हैं कि रचनाओं साहित्य वाली जो प्राकृत भाषा थी, उसका जब देश की दूसरी आम बोलचाल की भाषाओं के साथ मेलजोल बढ़ा, तब जाकर हमारी भारतीय आर्य भाषाओं का अगला कदम यानी कि अपभ्रंश का दौर जो है शुरू हुआ। अब इस बात को अच्छे से समझाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही। इन्होंने कहा कि जब प्राकृत जो है वो आम लोगों के बातचीत की भाषा नहीं रही, ठीक उसी समय हमें अपभ्रंश साहित्य की शुरुआत या जन्म जो है वो मानना चाहिए। प्राकृत से बदलकर या बिगड़कर आम लोगों ने बातचीत के लिए जो नया रूप अपनाया, वो रूप भी आगे चलकर जो है थोड़ा पुराना हो गया। फिर उसमें भी जो है रचनाएं लिखी जाने लगी। बस उसी समय से इसका जो नाम पड़ा वो अपभ्रंश पड़ गया। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जब तक ये भाषा सिर्फ आम लोगों के बोलने के काम आती थी, तब तक तो इसे लोग जो हैं वो भाषा या देश भाषा कहते थे। लेकिन जैसे ही ये साहित्य की भाषा बन गई, तब लोग इसे जो है अपभ्रंश नाम से बुलाने लगे। तो इस तरह जो है हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने अपभ्रंश के स्वरूप और उसके विकास के बारे में जो है जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम हिंदी भाषा का विकास देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।